हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। हम आपको इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के 421 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉइंट 420 नंबर्स तक कंप्लीट कर लिए थे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो पॉइंट नंबर 421 देखिए। पॉइंट नंबर 421 में लिखा है द सी फुट रोलर कंसिस्ट ऑफ होलो ड्रम। जो सी फुट रोलर होता है, जो कोहेसिव सोइल मतलब क्ले के कॉम्पैक्शन के लिए जो काम में लिया जाता है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन इस पॉइंट पे बताई गई है। द सी फुट रोलर कंसिस्ट ऑफ होलो ड्रम विथ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन। सी फुट रोलर के अंदर एक होलो ड्रम होता है, वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन रखता है, छोटे छोटे निडल टाइप के प्रोजेक्शन रखता है, मतलब कि नॉन एज फिट, उनके पैर होते हैं, वो पैरों के नाम जाना जाता है। प्रोजेक्शन जो होलो ड्रम के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट इतने से लगे होते हैं, वो कॉम्पैक्ट करते हैं, उनको फिट के नाम से जाना जाता है, मतलब पैर के नाम से जाना जाता है कि वो ड्रम है, उस पर पैर लगे होते हैं, मतलब कि रोलर में जो ड्रम है उसके पैर लगे हुए हैं। ऑन इट्स सरफेस दीज प्रोजेक्शन पेनिट्रेट द सोइल लेयर ड्यूरिंग द रोलिंग ऑपरेशन एंड कॉज कॉम्पैक्शन। जब रोलिंग ऑपरेशन होता है तो वो सोइल लेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसका कॉम्पैक्शन करते हैं। मतलब किस टाइप की सोइल के लिए करते हैं यार? कोहेसिव सोइल होती है, जो फॉर एग्जांपल एक क्ले इज द कोहेसिव सोइल। नेक्स्ट पॉइंट है 422 ऑर्गेनिक मैटर एंड एंट्रैप्ड एयर। ऑर्गेनिक मैटर एंड एंट्रैप्ड एयर इन सोइल इज डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोइल। परमेबिलिटी ऑफ सोइल को कौन कौन सी दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं करने को? तो जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि एयर कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड एंट्रैप्ड एयर मतलब एयर कंटेंट इन सोइल इज डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोइल। परमेबिलिटी ऑफ सोइल को ऑर्गेनिक मैटर एंड एंट्रैप्ड एयर क्या करती हैं? कम करती हैं। ठीक है। 423 साउंडिंग एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिफ्लेक्ट द नॉइस एंड दे आर मोस्ट यूज इन थिएटर्स एक्सेट्रा। जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं वो नॉइस को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। अब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो साउंड एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल होते हैं वो नॉइस को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो नॉइस को रिफ्लेक्ट करने वाले साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जनरली हम थिएटर्स में यूज में लेते हैं, ताकि वो जो आवाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें। तो थिएटर्स के अंदर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज में लिए जाते हैं ताकि वो नॉइस को रिफ्लेक्ट कर सकें। इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिफ्लेक्ट द नॉइस एंड दे आर मोस्ट वाइडली यूज इन थिएटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है 424 कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। इन फ्लूइड मैकेनिक्स जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो होगी रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 V2। ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है किसी भी फ्लूइड फ्लो के लिए। 425 है एरर इन डिस्चार्ज मेजरमेंट फॉर वी नॉच मतलब ट्रायंगुलर नॉच, और फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज एरर विथ रेस्पेक्ट टू हेड, यहाँ भी डिस्चार्ज एरर विथ रेस्पेक्ट टू हेड। चेंज इन डिस्चार्ज, चेंज इन हेड, ये है आपका DQ/Q चेंज इन डिस्चार्ज होता है। तो फॉर वर्टिकल मतलब कि फॉर ट्रायंगुलर नॉच मतलब कि वी नॉच के लिए DQ/Q क्या उतना होगा? 5/2 DH/H मतलब कि 2.5 DH/H होगा। और फॉर रेक्टेंगुलर नॉच के लिए DQ/Q बराबर 3/2 DH/H। जनरली SSC के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, वी नॉच के लिए, ट्रायंगुलर नॉच के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि वी नॉच के लिए डिस्चार्ज में एरर कितनी होती है और रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज में एरर कितनी होती है। तो रेक्टेंगुलर के लिए ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। रेक्टेंगुलर के लिए 1.5 होती है 1.5 DH/H, और ट्रायंगुलर के लिए होती है 2.5 DH/H। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 426 वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ फ्लो, मतलब कि किस टाइप के फ्लो के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि आइडियल फ्लूइड के लिए जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा होगा। ठीक है, सब जगह सेम है आपका आइडियल फ्लूइड के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो होता है, उसके अंदर आपका पैराबोलिक है, लॉगरिथम देता है ये। ठीक है, ये सेंटर पे मैक्सिमम है, एंड्स पे जाके आपका जीरो हो रहा है। एक ये आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, कोट्टी फ्लो होता है। उस कोट्टी फ्लो में जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप यहाँ पे जीरो है और एंड्स पे आपका क्या है, जो आपका फ्लो कर रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे आपका वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ नीचे से वेरी कर रहा है, ऊपर तक ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है ऊपर जाके, तो ये कोट्टी फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा होता है, आइडियल फ्लूइड में ऐसा होता है, और कोट्टी फ्लो के अंदर ऐसा होता है। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 427 दिस इक्वेशन इज नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। dP/dx बराबर T/T/y इज द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कौन सी होगी? dP/dx बराबर में d/dy। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 428 में लिखा है ड्राफ्ट ट्यूब
डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। जब टरबाइन के अंदर ड्राफ्ट ट्यूब परफॉर्मेंस यूज लेते हैं तो वो क्या करते हैं, टरबाइन की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो याद रखिए, यदि इफ द ड्राफ्ट ट्यूब आर यूज इन टरबाइन द ड्राफ्ट ट्यूब डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, कम करते हैं। 429 नंबर पॉइंट है, सेफ नंबर इन केस ऑफ पंप। सेफ नंबर इन केस ऑफ पंप इज नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। जो सेफ नंबर होता है पंप के केस में, जो सेफ नंबर होंगे और नॉन डायमेंशनल फॉर्म होंगे स्पेसिफिक स्पीड के। तो स्पेसिफिक स्पीड को अपन एन से डिनोट करते हैं, एन एस। तो सेफ नंबर इन केस ऑफ पंप इज नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, आपको याद रखना है। 430 पॉइंट है, व्हेन टू पाइप इन पैरेलल। जब पाइप पैरेलल में होंगे, जब दो पाइप पैरेलल, टू पंप इन पैरेलल, तो डिस्चार्ज डबल हो जाएगा और हेड ऑन का सेम रहेगा। याद रखना है आपको, जब दो पंप आपके पैरेलल में होंगे तो डिस्चार्ज डबल होगा एंड हेड रिमेन्स सेम होगा। फिर टू पंप इन सीरीज, यदि सीरीज में होंगे तो डिस्चार्ज रिमेन सेम होगा एंड हेड प्रोड्यूस डबल होगा। हेड क्या होगा आपका, डबल होगा। तो ये आपको याद रखना है, सीरीज में होगा तो आपका हेड डबल होगा, डिस्चार्ज सेम रहेगा, और सीरीज पैरेलल में होंगे तो डिस्चार्ज डबल होगा और हेड आपका सेम रहेगा। 431 नंबर पॉइंट देखिए, पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं तीनों के लिए। तो पी अपॉन रो जी प्लस जेड को हम पिजोमेट्रिक हेड का नाम देंगे। पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू जी होगा तो आप स्टेगनेशन हेड का नाम देंगे। वी स्क्वायर अपॉन टू जी एक वेलोसिटी हेड है, या फिर वेलोसिटी मूविंग करती तो डायनामिक होगी, तो वेलोसिटी हेड और डायनामिक हेड होगा। जे आपका डेटम हेड होगा या एलिवेशन हेड कह सकते हैं इसे, और पी अपॉन रो जी आपका प्रेशर हेड और या फिर स्टैटिक हेड कहते हैं। पता लग गया, पी अपॉन रो जी प्रेशर हेड है, जे जेड डेटम हेड है, वी स्क्वायर अपॉन टू जी वेलोसिटी हेड है, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी स्टेगनेशन हेड है, पी अपॉन रो जी प्लस जेड आपका पिजोमेट्रिक हेड है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये भी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोमीटर। 432 में हाइड्रोमीटर क्या है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट फॉर किले का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपका हाइड्रोमीटर काम में लिया जाता है। एक पिक्नोमीटर भी होता है जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए काम में आता है। तो हाइड्रोमीटर, जो इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, हाइड्रोमीटर आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करता है क्ले के लिए, और पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को टेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 433, द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर इन फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जब हम पढ़ते हैं, फाउंडेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आता है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर होते हैं। जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल करते हैं, तो वहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर होते हैं। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए आपने ये भी पढ़ा होगा, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा। द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो NC, NQ, NR होते हैं, आर फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। ये किसके फंक्शन है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है। ये एग्जाम में आया हुआ है एक दो बार में, एक दो एग्जाम में, इसलिए पॉइंट आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो NC, NQ और NR इज द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर और इट इज द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल का ये फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 434, इंक्रीज द विड्थ ऑफ फुटिंग की विड्थ को बढ़ाने से रिजल्ट इन इंक्रीजिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडिंग सॉइल। यदि फुटिंग की विड्थ को हम बढ़ा देंगे तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल की बढ़ा सकते हैं। यदि इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ फुटिंग, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि विड्थ ऑफ फुटिंग को हम बढ़ा देंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट यही होगा कि आप बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल भी आप बढ़ा सकते हो, मतलब बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। 435 नंबर पॉइंट है, फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट इज। फॉर राफ्ट, यदि राफ्ट फाउंडेशन सैंड पे है तो मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट आपका 40 से 65 mm होगा। फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले, सैंड पे था राफ्ट फाउंडेशन तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट 40 से 65 mm, दोनों के लिए अलग अलग होगा, याद रखना आप। और फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन किले पे है तो मैक्सिमम सेटलमेंट आपका 65 से 100 होगा। सैंड के लिए जो राफ्ट फाउंडेशन का मैक्सिमम सेटलमेंट होगा वो आपका 40 से 65 होगा, और राफ्ट फाउंडेशन यदि किले पे है तो मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट आपका 65 to 100 mm होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 436, रिलेटिव डेंसिटी आर रिलेटेड टू टाइप ऑफ फेलियर। इफ रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 35 देन शियर फेलियर इज पंचिंग शियर फेलियर। 35 से 70 के बीच में रिलेटिव डेंसिटी होगी तो लोकल शियर फेलियर। इफ ग्रेटर देन 70 तो टाइप ऑफ फेलियर होगा जनरल शियर फेलियर। तो 3 टाइप के फेलियर होते हैं फुटिंग के अंदर, पंचिंग शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और जनरल शियर फेलियर होता है। इनके डायग्राम भी होते हैं तो वो हम आपको कभी बताएंगे। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी कि लेस देन 35 होगी तो पंचिंग शेयर फेलियर, 35 से 70 होगी तो लोकल शेयर फेलियर, और ग्रेटर देन 70 होगी तो आपको जनरल शेयर फेलियर। जनरल टाइप्स ऑफ फेलियर आर डिपेंड ऑन रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करती है। रिलेटिव डेंसिटी बढ़ेंगी तो बढ़ रही है तो आपका फेलियर के टाइप भी बढ़ रहे हैं। लेस देन 35 होगा तो पंचिंग शेयर फेलियर है, 35 से 70 तो लोकल शेयर फेलियर है, ग्रेटर देन 70 तो आपका जनरल शेयर फेलियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 437,
द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज मोर देन ड्रिवन पाइल फॉर सेम डायमीटर। ड्रिवन पाइल और अंडर रिम्ड पाइल यदि सेम डायमीटर की है तब बियरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो बियरिंग कैपेसिटी अंडर रिम्ड पाइल की ज़्यादा होगी कंपेयर देन ड्रिवन पाइप की, जब वो दोनों सेम डायमीटर के होगी। तो आपको याद रखना है ये, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अंडर रिम्ड पाइल इज मोर देन ड्रिवन पाइल फॉर सेम डायमीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट है 438, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल ग्रुप। पाइल ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रुप एफिशिएंसी फैक्टर इनटू में नंबर ऑफ पाइप्स इनटू में इंडिविजुअल पाइल कैपेसिटी। तो यहाँ से आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 439, माउंट मोर्लोनाइट इज ए हाईली स्वेलिंग टाइप ऑफ मिनरल होता है। माउंट मोर्लोनाइट एक ऐसा मिनरल है जो हाईली स्वेलिंग होता है, मतलब हाईली स्वेलिंग टाइप मिनरल है माउंट मोर्लोनाइट। आपको याद रखना है माउंट मोर्लोनाइट इज ए हाईली स्वेलिंग टाइप ऑफ मिनरल होता है इन सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल के अंदर एक माउंट मोर्लोनाइट एक मिनरल होता है जो हाईली स्वेलिंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे क्रियोलाइट, इलाइट, माउंट मोर्लोनाइट, 3 टाइप के मिनरल तो पढ़े ही होंगे। तो माउंट मोर्लोनाइट होता है वो हाईली स्वेलिंग टाइप ऑफ मिनरल होता है। 440, द कंपास निडल इज मेड ऑफ ए सिलेंडर सिमेट्रिकल बार ऑफ मैग्नेसाइट स्टील और आयरन। जो कंपास की निडल होती है वो बनी हुई होती है, इसमें ऐसा लिखा है द कंपास निडल इज मेड फॉर सिलेंडर सिमेट्रिकल बार ऑफ मैग्नेटाइज्ड स्टील और आयरन। मैग्नेटाइज स्टील और आयरन से कंपास निडल बनी होती है सिलेंडर सिमेट्रिकल बार की। ठीक है, तो कंपास निडल इज मेड फॉर ऑफ ए सिलेंडर सिमेट्रिकल बार ऑफ मैग्नेसाइड स्टील और आयरन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 440 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 441 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।